ये आसान नहीं है। एक पूरी प्रक्रिया जो है वो बहुत आसान नहीं है। जनता के मन तक पहुंचिए, उसके पहले पार्टी के आला नेताओं की निगाह में आकर टिकट हासिल करिए और फिर आप एक पद पर आते हैं। लेकिन जैसे रोल ऑन चलता रहता है, यहां आने के बाद चलता है और चुनौतियां बढ़ गई। आप चीजों को बहुत सहज रूप से लेते हैं, लेकिन जब आप महापौर नहीं थे और अब जब आप महापौर हैं, कितना कुछ बदला। शरद भाई, आपको नमस्कार। बड़ा सौभाग्य है आपके साथ बैठकर बातचीत हो रही है। बंसल न्यूज़ अपने आप में एक बहुत बड़े चैनलों में से एक चैनल है पूरे देश का। आपने जो पहला सवाल किया कि किसी भी पद में आना आसान नहीं है, बड़ा सिंपल है। अभी इस बात को समझने में लोगों को समय लगेगा। मुझे लगता है मेरी उम्र तो कम है, छोटे मुंह बड़ी बात है। पद के लिए कार्य करिए, कभी पद पे नहीं पहुंचेंगे। पद के लिए कार्य करना बंद कर दीजिए, सिर्फ कार्य करिए, पद पे पहुंच जाएंगे। मैंने कभी ये नहीं सोच के काम किया कि मुझे क्या करना है। मैंने ये सोच के काम किया कि जबलपुर शहर के लिए कार्य कैसे किया जा सकता है, उसके लिए किन शक्तियों की आवश्यकता है। तो मुझे जब 2004 में पार्षद बना तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर महापौर इस शहर का मैं बन जाऊं तो शायद सबसे ज़्यादा मेरे लिए आसान होगा कि मैं जबलपुर शहर को एक खूबसूरत शहर बना लूंगा, जो मैं चाहता हूं, जो मेरी कर्म और जन्मभूमि है, जिसके प्रति मेरा दायित्व है और मुझे उसका निर्वहन करना है कैसे भी करके। मैंने कभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कार्य नहीं किए। मैं रोजाना जो सामाजिक कार्य होते हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है, वो करने मुझे बहुत अच्छा लगता था। पार्षद के जो कार्य थे वो मैं करता था, बखूबी निभाता था। जो विपक्ष की भूमिका में था 20 साल मैंने विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास किया। आम जनता ने उस बात को परखा और मुझे प्रथम सेवक बनाने के लिए आशीर्वाद दिया। ये मेरा सौभाग्य था। और एक बात बड़ी स्पष्ट है, सारे जनप्रतिनिधियों को, बड़े नेताओं को इस बात की गलतफहमी निकाल देना चाहिए कि उनके कर्मों के कारण वो वहां पहुंचे हैं। एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है प्रारब्ध। बिना प्रारब्ध के आप कहीं भी महत्वपूर्ण स्थान पर नहीं पहुंच सकते। आज आपकी हो सकता है मध्य प्रदेश में टीआरपी आपके अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो, उसका कारण सिर्फ आपके कारण नहीं है, वो आपके कर्मों के, आपकी कला के कारण नहीं है। वो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि प्रारब्ध है, किसी जन्म का आपको परिणाम ईश्वर दे रहा है। इसलिए इस जन्म में अच्छे काम करना चाहिए कि ये ताश का पत्ता जिसमें आपकी कहानी लिखी जा रही है, वो पत्ता कहीं ना कहीं रखा जाएगा और जब वो किसी न किसी जन्म में खोला जाएगा तो आपका प्रारब्ध बनेगा और उसके हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। तो कर्म अच्छे करना है और गलतफहमी नहीं पालना है कि बड़े अच्छे कर्म हैं इसलिए बड़े अच्छे पद मिल गए। आगे भी और अच्छे काम करना है तो और अच्छी जगह पहुंचना है। मैं बहुत ज़्यादा प्रयास इस बात का नहीं करता हूं कि मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं आगे कहां जाऊंगा कहां नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ जहां हूं 2-3 बातों का जरूर से ख्याल रखता हूं कि पूरी कर्मठता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 16 घंटे का समय देकर और 24 घंटे की उपलब्धता के साथ हमें अपना काम करना है। बाकी ईश्वर है। रात को जब सोएं और सोने के पहले ईश्वर को याद करें तो उनके सामने सिर ये ना झुकाना पड़े कि प्रभु मैंने आज ये गलत काम किया, कल से नहीं करूंगा। यही आए दिमाग में कि दिन भर जब हमने अपनी रिवर्स करी पूरी कैसेट और जब उसको सुना, देखा, समझा तो ये समझ में आया कि प्रभु देखिए आज फिर कोई गलती नहीं की है, तो निरंतर आगे बढ़ाइएगा। इतना ही शक्तिशाली बनाइएगा जितना कि मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छे काम कर सकूं, उतनी शक्ति देते जाइएगा। मैं अच्छे कार्य करते जाऊं, इसका आशीर्वाद देते जाइएगा। आपकी बातों से ये तो मैं समझ पाया कि एक ईश्वरवादी व्यक्तित्व आपका है, क्योंकि आज के दौर में जब राजनीति, आला कमान, बड़े नेताओं की, माफ कीजिएगा, परिक्रमा और लच्छेदार शब्दावली में उलझी है, वहां ये जो बातें आपने कही हैं ये थोड़ी कम सुनता हूं मैं जब भी राजनेताओं के साथ मेरी बातचीत होती है। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बातें की, यहां तक आप पहुंच भी गए। लेकिन किसी शहर को खूबसूरत बनाना एक महापौर का सपना होता ही है। लेकिन इस शहर के लोग जब तक ये नहीं सोचते हैं जैसा इंदौर सोचता है, मुझे कहने में संकोच नहीं कि ऐसा ना भोपाल सोचता है, न जबलपुर सोचता है, न ग्वालियर सोचता है, लोगों की बात कर रहा हूं।
बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं अधिकारी। भोपाल में भी, देश की खूबसूरत राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन देश की खूबसूरत राजधानियों में से एक है। लेकिन मैं देखता हूं इंदौर की तरह सपोर्ट नहीं आता। जबलपुर में पहले आपको ये ललक जगानी होगी कि संस्कार धानी आप रहे हैं, लेकिन आप थे। आज आप क्या हैं? आज आपके साथ क्या जुड़ा है? 80 के दशक का तेजाब कांड भी पीछे छूट गया है, मारपीट और गुंडागर्दी भी पीछे चली गई है। अब नई छवि चाहिए जबलपुर को, वो भी देना है तो लोगों के साथ मिलकर करना है आपको ये काम। साहब, जबलपुर बदल रहा है। और मैं एक बात बता दूं आपको, आम जनता या हमारे शहर के नागरिकों से उनके संस्कारों के प्रदर्शन की अपेक्षा आप तब कर सकते हो जब जिनको जिनको उनने चुना है वो अपने संस्कारों का प्रदर्शन उस स्तर पर जाकर उनके सामने कर दे कि उनसे ये अपेक्षा कर सके कि साहब हमने इतना किया है, अब आप इतना करिए। पहले हम लोग वो तो कर दें जो हमें करना चाहिए, उनसे अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ी ताली बजाइए, कम से कम जबलपुर की भागीदारी दिखनी तो चाहिए। अगर आप ऐसे मूर्ति बनकर बैठे रहेंगे तो जबलपुर कैसे आगे बढ़ेगा? सुनिए, सिर्फ बाबाओं को ही माफ कीजिएगा, गौर से मत सुना करिए। ये भी बाबा है राजनीति के, और ये बाबा कोई जंतर मंतर नहीं देते, कोई रुद्राक्ष नहीं बांटते। आपकी बात इससे सुनते हैं और तुरंत आप दबाव डाल के काम करा सकते हैं। इन बाबाओं पे अधिक भरोसा करिए, ऐसा मेरा आग्रह है जी। मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूं। हमारे शहर के लोग जबलपुर शहर को विकसित करने में, जबाली ऋषि की तपोभूमि है, मां नर्मदा की गोद पे हम बसे हैं। विनोबा भावे जी की संस्कार धानी थी, है और रहेगी। कंबड़ हो सकता है, इसके पीछे कारण वो जिम्मेदार लोग होते हैं जो हमारे जैसे लोग होते हैं, जो हम अपने शहर को वो खूबसूरती और वो स्थितियां पैदा नहीं कर पाते हैं जिसके कारण आम जनता की सहयोग या आम जनता की भागीदारी हम नहीं ला पाते। आपको आम जनता टैक्स देती है, हम काम करते हैं। हम अगर खराब सड़क बनाएंगे, खराब चौराहे बनाएंगे, खराब तालाब बनाएंगे, पैसा आम जनता का खराब करेंगे और उसके बाद भागीदारी की उम्मीद करेंगे तो ये नहीं होगा साहब। हम सिग्नल नहीं लगाएंगे, हम ITMS की सिस्टम नहीं लगाएंगे, हम अनाउंसमेंट्स नहीं करेंगे, हम उनको जागरूक नहीं करेंगे, उनके घर से जाके कचरा नहीं उठाएंगे, व्यवस्था नहीं देंगे और उनसे भागीदारी की उम्मीद करेंगे, ऐसा नहीं होगा साहब। हमको पहले 100 में से कम 90 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप आम जनता से 100 में से 50 नंबर की उम्मीद। ये तो आपने माना कि इंदौर के जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश के सभी शहरों से, राजधानी भोपाल, जबलपुर, हर वो शहर आगे हैं। हर वो शहर जो डेवलप्ड है, उस शहर के पीछे बहुत बड़ा कारण वहां के जनप्रतिनिधि होते हैं। जो शहर डेवलप्ड है उस शहर के जनप्रतिनिधि निश्चित तौर पर गैर राजनीतिक तरीके से, राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ बैठ के शहर के विकास के लिए जब चर्चा कर लेते हैं, तब वो शहर आगे जाके बढ़ता है। तब वहां शहर के नागरिक आपकी सहयोग करते हैं, भागीदारी करते हैं और आपके शहर को आगे बढ़ाने में आपका साथ देते हैं। यही कारण इंदौर आगे है। और आप देखिए, आज अगर हम चाहें, इंदौर ने अभी आप ग्रीन बॉन्ड जारी किए, आप देख सकते हैं कितना पैसा आम जनता ने दिया। मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूं, जबलपुर शहर में अगर हम ग्रीन बॉन्ड जारी करते हैं तो आज, अब ये 5-6 महीनों के बाद 500 और 1000 करोड़ रुपए मिलने में हमको टाइम नहीं लगना। कहीं किसी प्रकार से शहर की आम जनता, शहर के नागरिक अपने संस्कारों के प्रदर्शन में और शहर के विकास के लिए किसी भी मामले में पीछे नहीं है और वो हम सबसे आगे है, बशर्ते हम अपनी बात को, अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ आम जनता के सामने अगर रखते हैं तो वो भी हमारे साथ भागीदारी करके और हमारे साथ मिलकर जबलपुर शहर के विकास में कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। कहूंगा मंत्री जी का फोन था, सर्किट हाउस मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि अभी संवाद की प्रक्रिया जारी है। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि हर जगह और आप लोगों के लिए इसका ज्ञान मुझे मिला रीवा में, एक नेताजी ने दिया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के शहर भोपाल
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये पीछे क्यों रह गए? पुणे से, हैदराबाद से, चेन्नई से, बेंगलुरु से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये आपका सवाल बड़ा मौजूद है। तो उन्होंने कहा इन शहरों के, आप कह सकते हैं जैसा आप कह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों ने और लोगों ने अपने को अपडेट नहीं किया। कंप्यूटर की क्या इंपॉर्टेंस है ये चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में यहां समझ लिया गया, हमारे यहां हमने बहुत देर से समझा। और यही वजह है कि आज ये सवाल भी बार बार उठता है कि हमारे अधिकांश शहर बुजुर्गों की राजधानी बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए रहने की कोई, युवाओं के लिए वहां जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। पैकेज की महत्वाकांक्षा आप और हमने ही उनके मन में डाल दी है, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो आप महसूस करते हैं कि आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है। जबलपुर की भी यही चुनौती है। हम पहले भी आए जब जबलपुर के विकास पर बात हुई, प्रहलाद पटेल जी थे, विवेक तनखा जी थे, राकेश सिंह जी से भी बात हुई, सब इससे सहमत हैं कि हमें अपडेट होना हो। यहां बड़ी कंपनीज को भी आना होगा, आईटी पार्क्स भी आने होंगे। ये सब आपके अकेले, आपने जैसा कहा, एक नेटवर्क काम करेगा, लेकिन इसको कैसे करेंगे? देखिए, 2-3 तरीके हैं। एक तो टेक्नोलॉजी है, उसके अपडेशन के लिए हम लोग संपर्क और संवाद जो है वो बढ़ाना होगा, जो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि सारे जनप्रतिनिधि एक प्लेटफॉर्म पर बैठ के सबसे पहले ये तय कर लें कि हमको अपने आप को बढ़ाना है, अपनी पार्टी को बढ़ाना है, कि हमको अपने शहर को बढ़ाना है। शहर को बढ़ाना है तो सबको साथ में बैठना होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं, प्रथम सेवक होने के नाते समय समय पर सबसे संपर्क करता हूं, काम करने का प्रयास करता हूं। जहां तक बात टेक्नोलॉजी की है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जबलपुर में क्यों पीछे रह गए, मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो स्थिति है वो आज है। आगे सभी को मिलकर अपने अपने स्थान पर जहां बैठे हैं उसके दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। टेक्नोलॉजी का यूज करके हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। हमने अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू किया, इसलिए कि यहां पे शिक्षा अच्छी नहीं है। अगर शिक्षा अच्छी नहीं है तो जब वो बच्चा बाहर चला जाता है तो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो फिर उसके हिसाब की यहां नौकरी नहीं है। नौकरी के लिए बाहर चला जाता है तो आपने जैसा कहा कि बुजुर्ग यहां बसते हैं और बच्चे तो बाहर होते हैं। ये स्थितियां तो हैं। इन स्थितियों के लिए हमारे पास जो सलूशन है, मुझे ऐसा लगता है, वो सिर्फ एक है कि हमें बच्चों को समझाना होगा कि हमें सिर्फ नौकरी करने का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमको नौकरी देने का इंटरेस्ट होना चाहिए। हमको वो स्टार्टअप्स यहां चालू करने पड़ेंगे, हमको वो आईटी सेक्टर पे यहां काम करना होगा, यहां पे वो बिजनेस के हमको पोटेंशियल पैदा करने होंगे, हमको पर्यटन से लेकर और भी चीजों में यहां पे वो हमारे पास रेवेन्यू आना चाहिए जिसको लेकर यहां हम रुकें, यहां काम करें, यहां पे हमारे पास फैसिलिटीज हो, हमारे पास सिस्टम हो, हमारे जो बच्चे हैं उनके पास यहां पर वो स्कूल्स हो, स्कूल्स के बाद स्टार्टअप करने के लिए वो व्यवस्थाएं हो, वो फैसिलिटी गवर्नमेंट के हिसाब से हो, वो मिले उनको, तभी ये सब हो पाएगा। 2 चीजें हैं, एक होती है बड़ी बेसिक नीड्स वाली बात भैया, और एक होती है सौंदर्यीकरण की बात हम करें। मूलभूत समस्याएं जो हैं वो दूर होना सबसे पहले जरूरी है, जहां तक मैं जबलपुर शहर के बारे में समझता हूं। आज जब मैं प्रथम सेवक बना तो 1.5 लाख घरों में जबलपुर शहर में मां नर्मदा के तट पे रहकर मां नर्मदा जल जाता है, और 1 लाख घरों में मां नर्मदा जल पहुंचने के लिए पाइपलाइन ही नहीं है आज तक। ये इस डेटा को समझिए आप। इस डेटा से सिर्फ जल की बात नहीं समझने की आवश्यकता है, इससे यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पास प्रकृति का दिया हुआ बहुत कुछ है, उसका इस्तेमाल हमने कुछ नहीं किया, उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। और चूंकि प्रकृति हमको सब कुछ देकर हमसे टैक्सेस नहीं मांगती है, जो टैक्स जबरदस्ती छुड़ा के ले लेता है उसको तो हम दे देते हैं, लेकिन प्रकृति हमसे टैक्स कभी नहीं मांगती है। तो हम प्रकृति के लिए कुछ नहीं करते हैं, उसको टैक्स के रूप में कुछ नहीं देते हैं, तो वहां से भी मार खाते हैं।
और डेवलपमेंट पे भी मार खाते हैं और हमको हर तरीके से नुकसान होता है और हम पीछे रह जाते हैं। आज बहुत आवश्यकता यह है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, हम बेसिक नीड्स सबसे पहले लोगों की, देखिए नगर निगम की तो बेसिक काम यही था कि हम बेसिक नीड्स लोगों की पूरी करें। जब ये 1962 या 1956 में जब जहां पे आई है नगर निगम से, तो उसमें जो भी बातें होंगी उस समय दिमाग में वो ये होंगी कि जो बेसिक नीड्स एक शहर की होती हैं उनको पूरा करने के लिए नगर निगम का निर्माण किया गया। अब एक अलग बात है कि नगर निगम से एक्सपेक्टेशन होते हैं कि फ्लाईओवर्स भी बनाइए, आप बड़ी चौड़ी बड़ी सड़कें भी बनाइए, आप स्टेडियम भी लाइए, आईपीएल भी यहाँ पे कराइए, आप बहुत अच्छे बड़े क्लस्टर्स भी लाइए, आप टेक्नो पार्क्स भी लेके आइए। ये नगर निगम से एक्सपेक्टेशन है, ये नगर निगम के काम नहीं होते थे, लेकिन दशकों में ये बातें बदली। बहुत अच्छी बात है कि नगर निगम को ये काम भी करना चाहिए। हम लोग पैरेलली दो तरीके से काम कर रहे हैं, एक बेसिक नीड्स लोगों की पूरी करें, उनकी मूलभूत जो जरूरतें हैं उनकी पूरी करें, और पैरेलल में शहर को सौंदर्यीकरण करें, एयर क्वालिटी को कंट्रोल करें, यहां पे वातावरण को कंट्रोल करें। और एक पार्ट वो भी हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समग्र विकास में एक पैरामीटर मैं ये भी मानता हूं कि संस्कार बने रहना, लोग संस्कारित रहना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहना, सब मिलाकर ही समग्र विकास होता है। तो जबलपुर शहर सिर्फ धर्मधानी ना रहे, ये खेलधानी भी हो, ये धर्मधानी भी हो, ये कलाधानी भी हो। सारी चीजें जब समअप होंगी तो उनका A+B+C+D जब होगा तो ये जो मिलकर जो बन के आएगा वो इंदौर आएगा या पुणे आएगा या हैदराबाद आएगा या और भी चीजें आएंगी। ये बात जरूर है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इनके पैरेलल पहुंचेंगे तो इन सबसे बेहतर इसलिए होंगे क्योंकि संस्कार के मामले में हम इन सबसे ऊपर रहेंगे हर समय, और संस्कार में जब ऊपर रहेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके बराबर आ जाएंगे तो निसंदेह हमारा शहर बहुत ही खूबसूरत होगा। और प्रकृति की तरफ से तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से जबलपुर जैसा शहर इस देश में नहीं है, सेंट्रली लोकेटेड है। चाहे अपन इक्वेटर की बात करें, लाइन ऑफ कैंसर की बात करें, हम किसी भी प्रकार की बात करें, तो सेंटर पॉइंट जो वर्ल्ड का है वो भी भारत का भी जबलपुर में है। हरियाली सबसे ज्यादा है, पानी सबसे ज्यादा है, ऑप्टिमम गर्मी ठंडी और बरसात जबलपुर शहर में होती है, वो दूसरे शहरों में नहीं मिलेगी। हम लोगों में कमी है कई दशकों से, जो हम अपने शहर के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बदलाव आ रहा है। अगर हम लोगों की तरफ से बदलाव आएगा तो उससे कई गुना ज्यादा हमारे शहर के नागरिक हम लोगों को सहयोग करेंगे और अपनी भागीदारी देंगे, और आने वाला समय बहुत अच्छा जबलपुर का होने वाला है। करीब 5 साल पहले जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जल विज्ञानी से मेरी बात हुई, मैं स्तब्ध रह गया, और आपके लिए भी शायद, आप भी बहुत जबरदस्त से चौंकेंगे। उन्होंने मुझसे जब कहा दो टूक कि भोपाल का बड़ा तालाब 20 साल उम्र, 5 साल पहले, 5 साल निकल गए उसके, 15 साल बचे। 15 साल बाद उन्होंने कहा ये आपकी झील आपके पास नहीं होगी और आप जिम्मेदार हैं शरद जी, आप यानी मनुष्य जाति। मैंने बड़ी चिंता से उनसे पूछा, मां नर्मदा? उन्होंने कहा कि 15 से 20 साल गंगा की स्थिति में आने के लिए, एक संकीर्ण सूखी धारा में बदल जाए और कई स्थानों पर लुप्त हो जाए, इसके लिए आपको तैयार रहना। इस बार जो भविष्यवाणी है कि गर्मी त्राहिमाम करेगी, क्योंकि ग्लेशियर्स जहां पर हैं वहां पर ठंड पड़ने का क्रम बहुत तेजी से नीचे चला गया। नगर निगम देश की जो भी हैं वो मॉल बना रही हैं, बड़ी बड़ी जमीनें बेच रही हैं, मल्टी स्टोरीज बना रही हैं, क्योंकि उसमें पैसा है। लेकिन जो जोन थे, जो एमएन बुच साहब ने भोपाल को डेवलप किया था एक ग्रीन कैपिटल के तौर पे, वो सब खत्म। आपकी भी ये बड़ी चुनौती है कि यहां पर एक हरित पट्टी ऐसी बने, क्योंकि ये आपसे सीधे जुड़ा काम। शरद भैया, हम लोग एक कंसेप्ट है नगर वन का, उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं, हमारे यहां जो डुमना नेचर पार्क है वो एशिया का सबसे बड़ा
अर्बन फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा। उसमें 13 लेपर्ड है और 2000 से ज्यादा प्रेज है उसके अंदर, और शहर के अंदर है। जहां आप एयरपोर्ट पे उतरे हैं उससे 3 किलोमीटर की दूरी पे है वो, और सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। हम लोग उसके अलावा 20-20, 25-25 एकड़ में, आज पूरी दुनिया में जहां पे कंक्रीट का जाल फैल गया है, वो सारे देश परेशान हैं, कोरोना के बाद से ज्यादा परेशान हैं कि हमारी ऑक्सीजन हमारे पास कैसे आएगी। अब वो वहां पर शहर के अंदर अर्बन एरियाज में वन की बात कर रहे हैं, जंगल की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी से उसकी तैयारी में हैं। मैं अकेला नहीं, हमारी प्रदेश सरकार, हमारे देश की सरकार इस बात के लिए चिंतित है, और बहुत तेजी से चिंता करना पड़ेगी। हम लोग तो यहां चालू हो गए हैं, एक नगर वन हमारा सैंक्शन हुआ है, 2 प्रपोजल हमारे पेंडिंग है। हम लोग शहर के बीचों बीच जो जगह 10,000 रुपए स्क्वायर फीट की हो, उस पर हम लोग वन प्रपोज कर रहे हैं कि यहां पे नगर वन बनाया जाए। वो 17 एकड़ की जगह है, उस पर नगर वन बनाया जाए। कंक्रीट का जाल भी सही है, उसकी भी अपनी पुलिस प्राइड अवार्ड का इस वक्त आयोजन मेरे पास औसतन 600 से 800 लोग 3 घंटे के अंदर मिलने आते हैं। इसका मतलब यह है कि समस्याएं बहुत हैं। इसका मतलब यह भी है कि बड़ी मेहनत से समस्याओं को दूर भी करना है, और थोड़ा सा कष्ट का काम है कि आप लोगों को आमंत्रित करें अपनी तरफ से कि आइए आपकी समस्या बताइए। वो 15-16 लाख की आबादी पे लोगों को आमंत्रण देना कि कृपया आइए और अपनी समस्याओं को बताइए, हम उसको निपटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं, ये अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है। फिर भी चूंकि जिम्मेदारी उठाई है, और कोई हमारे घर में पीले चावल लेके कभी नहीं गया था कि प्लीज ये जिम्मेदारी उठाइए, तो अब जब खुद ने तय किया है तो उसको बड़ी ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने महापौर हेल्पलाइन चालू की। ये कहीं आपको, मुझे लगता नहीं है कि देखने मिलेगी। जैसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हम लोगों के घर क्यों पहुंचाते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। लोगों के बन नहीं पाते। 15-15 साल जब बच्चा बड़ा होता है, उसका नाम भी दर्ज नहीं होता है, तो लीगली वो कर ही नहीं सकता, तो वो कभी जीवन में विदेश नहीं जा सकता। अगर गलत लिखा है तो भी कुछ नहीं हो सकता। 15 दिन हो जाते हैं तो उसकी फॉर्मेलिटी बहुत लंबी हो जाती है। पोर्टल से सिर्फ कॉपी करना एक काम नहीं है, उसको आपको ठीक बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको चक्कर काटने पड़ते हैं फिर आपको। हम लोगों ने महापौर हेल्पलाइन चालू की। महापौर हेल्पलाइन चालू बस नहीं की, उसका हम लोग प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। अभी सिर्फ 5 दिन हुए। प्रचार प्रसार करने का मतलब यही है कि कृपया आइए, अपने घर पे बैठे बैठे अपना मोबाइल उठाइए, 1 मिनट के अंदर अपनी समस्या दर्ज कराइए, और अगले मिनट से उसका निराकरण ले लीजिए, और 24 घंटे के अंदर 90% अपनी समस्या का समाधान ले लीजिए। जो बच गया है तो उसको 7 दिन के अंदर हम आपकी समस्या का समाधान करके देंगे। ये बेसिक नीड्स वाली जितनी चीज हैं, 21 बिंदु उसमें हम लोगों ने शामिल किए हैं, जो हम निश्चित तौर पर 7 दिन के अंदर लोगों को करके देंगे। अभी उसमें से मैक्सिमम चीजें हम लोग 24 घंटे के अंदर करके देंगे। अगर उदाहरण के तौर पे आप हमको शिकायत करते हैं कि हमको फायर ब्रिगेड चाहिए है, तो 1 मिनट में आपका फोन दर्ज होगा और 1 मिनट के अंदर उसकी कंप्लायंस शुरू हो जाएगी। अगर आप कहेंगे, आज मुझे सुबह एक शिकायत आई कि एयरपोर्ट रोड पे एक गौवंश को किसी ने टक्कर मारी है, अगर टाइम पे गाड़ी पहुंच जाए तो वो गौवंश बच सकता है, नहीं तो उसकी डेथ होना तय है। 1 मिनट के अंदर कंप्लायंस हुई, गाड़ी रवाना हुई, लेके आई, गौवंश को पहुंचाया और बचा लिया। ये महापौर हेल्पलाइन है। अगर आप बोलेंगे कि हमको टैंकर चाहिए तो इमीडिएट एक्शन होगा। जल प्लावन हुआ है, इमीडिएट एक्शन होगा। सफाई करना है, अगर आप रात को 9 बजे बताते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा अहम सवाल ये है कि इमीडिएट एक्शन करने के लिए जो आपका अमला है, जो उसके कंप्लायंस से जुड़ा है, जो उसको दर्ज कर रहा है, उसका मनोबल भी बढ़े, उसकी सराहना भी हो। क्योंकि हमारे यहाँ तालियां बड़ी कम बजती हैं, या सिनेमा में बजती हैं, थिएटर में बजती हैं, या बाबाओं के यहाँ बजती हैं, राजनेताओं की प्रायोजित सभाओं में बजती हैं,
बाकी लोग उबे हुए बैठे रहते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं कि देखिए मैंने जबरन बजवाई है ये ताली। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन मैं देख रहा हूं कि या तो लोगों की निगाह अपने मोबाइल पर रहती है, या वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, या सोचते हैं कब ये कार्यक्रम खत्म होगा और वो घर जाए। कई बार लोग ज्यादा खुश होते हैं तो भी तालियां नहीं बजाते, खुशी में डूब जाते हैं। देखिए